नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है आगरा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। ताज नगरी आगरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं और शाहजहां मुमताज की यादगार मोहब्बत को नमन करते हैं। वही मोहब्बत की इस नगरी में खून से लथपथ आशिकी की अनगिनत कहानियां दफन है। आगरा के अशोक विहार में नाथूराम अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनके 3 बेटे थे, सुशील, वीरेंद्र और नरेंद्र। नाथूराम सेना में सीनियर ऑडिटर थे। उनका बड़ा बेटा सुशील भी सेना में ही था। छोटा नरेंद्र पढ़ रहा था और मंझले बेटे वीरेंद्र की नौकरी पंजाब में बीएसएनएल में लग गई थी। कुल मिलाकर नाथूराम का अच्छा, खुशहाल और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था। लेकिन समय के चक्र के साथ जीवन में बदलाव आते रहते हैं। 14 साल पहले नाथूराम के मंझले बेटे वीरेंद्र की शादी गढ़ी भदौरिया निवासी ओम प्रकाश की बेटी भावना के साथ हुई थी। भावना की 2 बहनें शादीशुदा थी और खुशहाल जीवन बिता रही थी। वीरेंद्र गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी जिंदगी की गाड़ी ठीक चल रही थी। भावना ने कालांतर में आयुष और सुधी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक था। भावना अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी। वीरेंद्र भी अपनी सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियां निभा रहा था। लेकिन अचानक कालचक्र अपनी धुरी पर उल्टा घूमने लगा। वीरेंद्र ने आगरा की पंचशील कॉलोनी में अपनी कोठी बनवाई। वीरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को खुशहाल जीवन देना चाहता था। करीब 3 साल पहले वीरेंद्र का तबादला आगरा हो गया। वह अपने परिवार के साथ पंचशील कॉलोनी स्थित अपनी कोठी नंबर 12 में रहने लगा। वीरेंद्र बीएसएनएल में जूनियर इंजीनियर के पद पर था। उसकी तैनाती आगरा के बिजली घर स्थित बीएसएनएल ऑफिस में थी। अपने पद के अलावा उसके पास एसडीओ का चार्ज भी था। वीरेंद्र के पिता फौज की नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अपने ऑफिस जाने से पहले वीरेंद्र पिता के लिए खाना देने उनके अशोक विहार स्थित घर पर जाता था। कालांतर में सुशील भी लांस नायक पद से रिटायर हो गए थे, जबकि नरेंद्र बीटेक के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। एक दिन वीरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी शादी समारोह में गया। वहां भावना अचानक उस समय एक युवक से टकरा गई। युवक ने सॉरी कहा। जवाब में भावना ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ में ऐसा हो जाता है, लेकिन आपकी साड़ी में दाग लग गया है। दाग साड़ी पर ही तो लगा है, धुल जाएगा, बस जीवन पर नहीं लगना चाहिए, भावना बोली। युवक ने भावना को गौर से देखते हुए कहा, अच्छी फिलॉसफी है आपकी मैडम, आपके लिए कुछ लाऊं? भावना को युवक की बातें पसंद आई। वो बोली, हाँ कुछ मीठा ले आइए। युवक आइसक्रीम ले आया। आइसक्रीम देने के बाद वो बोला, मैडम क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ रहती हैं? मैं पंचशील कॉलोनी में रहती हूँ। भावना ने इधर उधर देखते हुए कहा, अच्छा मैं जाती हूँ, बच्चों ने कुछ खाया है या नहीं, कहकर भावना वहां से चली गई। वो युवक दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर था। उसका नाम कपिल था। 29 साल का कपिल एक रिटायर अफसर का बेटा था। उसके पिता सूरजभान एफसीआई से रिटायर थे। वो दिल्ली के अशोक विहार में रहते थे। उनका बड़ा बेटा देवेंद्र भी दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियर था, इसलिए कपिल ने देवेंद्र के पास रहकर ही पढ़ाई की थी। कपिल शनिवार और रविवार की छुट्टियों में घर पर ही रहता था। नौकरी मिलने के बाद उसने दिल्ली में किराए पर अलग कमरा ले लिया था। कपिल का दोस्त मनीष कपिल के साथ उसके कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वो बीटेक पास कर चुका था और आगरा के पंचशील कॉलोनी स्थित अपने घर आता जाता रहता था। उस दिन शादी में कपिल और भावना की वो छोटी सी मुलाकात कुछ ऐसा गुल खिलाएगी जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। दिल्ली आने के बाद कपिल ने मनीष को बताया कि आगरा में शादी में उसे पंचशील कॉलोनी की एक महिला मिली थी, जिससे उसकी बातचीत भी हुई थी। तुम तो पंचशील कॉलोनी में ही रहते हो, जरा पता लगाना कि कौन है। मनीष ने ठहाका लगाया, तूने मुझे क्या जासूस समझ रखा है? पंचशील में क्या वही एक औरत रहती है? अरे भाई, ना नाम ना पता, इतनी बड़ी कॉलोनी में कैसे ढूंढेंगे उसे? वैसे उस औरत में ऐसा क्या है जो उसे तलाश करना चाहिए? कुछ नहीं यार, बस जरा यूं ही उससे एक बार फिर बात करने की इच्छा हो रही है।
ठीक है, इस बार आगरा चलेंगे तो कॉलोनी के चक्कर लगाएंगे, शायद वो कहीं मिल जाए। ऐसा कहकर मनीष ने बात खत्म कर दी। भावना का पति वीरेंद्र व्यस्त अधिकारी था। उसे सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था और शाम 6 बजे घर लौटता था। सुबह शाम वो पिता को अशोक विहार स्थित घर पर जाकर खाना भी पहुंचाता था। कुल मिलाकर भावना को लगता था कि उसका पति आम पतियों की तरह उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं देता। फिर अचानक उसके जहन में शादी में मिला वो युवक घूमने लगता था। एक दिन अचानक फेसबुक पर भावना को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फोटो देखकर वो चौंकी। अरे ये तो वही युवक है। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने खुद को आईने में निहारा और सोचा उसके चेहरे पर अब भी कुछ ऐसा है जो किसी युवक को आकर्षित कर सकता है। भावना जानती थी कि वो 39 साल की है और 2 बच्चों की माँ भी, जबकि युवक काफी कम उम्र था। समय काटने के लिए दोस्त बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये सोचकर उसने कपिल नाम के उस युवक की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कपिल बहुत खुश था। उसे मनचाही मुराद मिल गई। फेसबुक पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो निकट भविष्य में कुछ और ही रंग लाने वाला था। चैटिंग के दौरान एक दिन कपिल ने भावना की एक फोटो पर लिखकर भेजा, आप बहुत सुंदर हैं। अपनी तारीफ सुनकर भावना का दिल बल्लियां उछालने लगा। उसने थैंक्स के साथ लिखा कि आज तक मेरी किसी ने तारीफ नहीं की। उस दिन भावना देर तक सोचती रही कि उसने वीरेंद्र के साथ शादी करके गलती कर दी थी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो उसे कोमल भावनाओं से भरी पत्नी नहीं बल्कि मशीन की तरह इस्तेमाल करता है। उस रात काम खत्म करके जब वो पलंग पर आई तो वीरेंद्र एक फाइल देख रहा था। भावना ने कहा, कभी अपनी बीवी की दिल की फाइल भी पढ़ लिया करो। वीरेंद्र हंसते हुए बोला, बताओ क्या है तुम्हारे दिल में? ये तो तुम भी जानते हो कि पत्नी क्या चाहती है। वो बोली, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, खर्चे के लिए मैं पैसे भी बराबर देता हूँ, जो जरूरत हो ले लो। वीरेंद्र ने कहा, मुझे जो चाहिए उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या तुम अपनी पत्नी की तारीफ में 2 मीठे बोल भी नहीं बोल सकते? बताओ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ओहो, तो ये बात है। वीरेंद्र बोला, कभी आईने में खुद को गौर से देखा है? 2 बच्चों की माँ हो, उनका भी कुछ ख्याल किया करो। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। तारीफ करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। पति की बातें भावना को चुभ गई। उसने सोचा कि इससे अच्छा तो वो कपिल है जो उसकी तारीफ करता है। धीरे धीरे कपिल उसके दिलो दिमाग पर छाने लगा। दोनों में चैटिंग तो होती ही थी। दोनों ने फोन नंबर और अपना पता एक दूसरे को बता दिया। इसके बाद कभी कभी कपिल छुट्टी लेकर आगरा आने लगा। मौका देखकर वो भावना से भी मिलने लगा। कपिल को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी थी कि पति और बच्चों के होते हुए भी भावना बिल्कुल तन्हा है। वो वीरेंद्र के साथ खुश नहीं है। कभी कभी भावना कहती, कपिल ये जिंदगी एक जेल की तरह है और मैं खुद को आजीवन कारावास की सजा पाए हुए कैदी की तरह महसूस करती हूँ। तो फिर निकल जाओ ना इस कैद से, नादान कपिल ने सलाह दी। मैं एमएससी पास हूँ, कुछ करके अपनी जिंदगी संवार सकती थी, पर पिता ने मुझे बोझ की तरह उतार फेंका। भावना की खीज और कुंठा उसके व्यक्तित्व को घेर रही थी और उसका नादान प्रेमी उन शोलों को हवा दे रहा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि यदि ये शोले भड़क गए तो सब जलकर राख हो जाएगा। भावना और कपिल के बीच नाजायज संबंध बन चुके थे। भावना खुद को कपिल की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। वो ये भूल गई थी कि वो उम्र में कपिल से बड़ी है और विवाह जैसे बंधन को अपवित्र करके एक बड़ा गुनाह कर रही है। लेकिन कपिल के प्रति उसकी दीवानगी ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और दीवानगी भरी मोहब्बत के बंधन और मजबूत हो रहे थे। भावना पति और बच्चों की परवाह किए बिना कुछ पाने की चाह में खतरनाक राह पर चली जा रही थी। वीरेंद्र अभी तक इस खेल से अनजान था। बच्चों को भी कोई जानकारी नहीं थी, पर कोई भी गुनाह ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाता। ये गुनाह भी नहीं छिप पाया। एक दिन वीरेंद्र ऑफिस से कुछ जल्दी ही वापस आ गया। उसने देखा कि कोई युवक अभी अभी उसके घर से बाहर निकला था। इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी लॉक करके उसे पहचान पाता, वो चला गया। वीरेंद्र ने डोरबेल बजाई तो भावना ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे तुम फिर वापस आ गए। लेकिन सामने वीरेंद्र खड़ा था। पति को देखते ही भावना का चेहरा पीला पड़ गया। वीरेंद्र ने उससे पूछा, कौन था वो? कौन?
किसकी बात कर रहे हो तुम? वो बोली, वही जो अभी अभी घर से निकल कर गया है। वीरेंद्र ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ से तो कोई भी नहीं निकला। तुमने जरूर कहीं और किसी और को देखा होगा। भावना ने बात संभालते हुए कहा। लेकिन वीरेंद्र के दिल में शक का बीज पड़ चुका था। पिछले कुछ समय से उसे पत्नी का व्यवहार परेशान कर रहा था। अंदर आकर उसने देखा कि मेज पर बादाम काजू की प्लेटें रखी थी। भावना ने वीरेंद्र की नजरों को भांप लिया। उसने कहा, मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, अभी अभी निकाले हैं, तुम खाओ, मैं चाय लाती हूँ। कहकर भावना किचन में चली गई। वीरेंद्र को समस्या और उसके हल को खोजना था। पत्नी किसके साथ दोस्ती पाले हुए है, ये जानना भी जरूरी था। इससे पहले कि वीरेंद्र भावना का फोन चेक करता, भावना ने कपिल की दी हुई सिम फोन से निकाल दी थी। भावना और कपिल के संबंधों की जानकारी वीरेंद्र को करीब 1.5 साल बाद मिली। तब तक अवैध संबंधों की बेल काफी बढ़ चुकी थी। इतना ही नहीं बल्कि दोनों का संबंध खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। इधर कपिल के पिता सूरज भान ने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कपिल तय कर चुका था कि भावना ही उसकी हमसफर बनेगी। एक दिन उसने मन की बात भावना को बताई तो वो चौंकी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और 2 बच्चों की माँ भी। ऐसे में मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चे काफी बड़े हैं, उन्हें उनका बाप देखेगा। और रही उम्र की बात, तो तुम्हारी उम्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तलाक ले लो वीरेंद्र से, कपिल ने साफ कहा। ठीक है, मैं सोचूंगी, भावना ने कहा। इधर वीरेंद्र काफी डर गया था, क्योंकि भावना का रवैया पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से उसने दरवाजे पर लोहे के जालीदार दरवाजे भी लगवा दिए, पर वो ये भी जानता था कि खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके घर में ही मौजूद है। वीरेंद्र ने अपने कुछ खास परिचितों को बताया कि वो इन दिनों खुद को खतरे में महसूस कर रहा है, पर खतरा कैसा है ये वो किसी को बता नहीं पाया। आखिर एक दिन वीरेंद्र को ये बात पता चल ही गई कि दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले कपिल का उसकी पत्नी के पास आना जाना है। ये जानकर वो सन्न रह गया। समस्या को जान लेने के बाद उसका उपचार कैसे किया जाए, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इधर कपिल इस बात पर जोर दे रहा था कि भावना जल्दी से जल्दी तलाक ले ले, लेकिन भावना जानती थी कि अगर उसने वीरेंद्र से तलाक ले लिया तो संपत्ति से हाथ धो बैठेगी। उसने साफ कह दिया कि तलाक तो नहीं ले सकती, कुछ और सोचो। इधर वीरेंद्र ने भी तय किया कि वो पत्नी पर नजर रखेगा, इसलिए वो जब तक अचानक घर आ जाता। पति की इस हरकत से भावना का गुस्सा बढ़ गया। आए दिन दोनों में झगड़ा होता। दोनों बच्चे सहमे हुए रहने लगे। एक दिन वीरेंद्र ने कहा कि भावना, इस बार तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, मैं तुम्हें एक अच्छा तोहफा दूंगा। वीरेंद्र ने ऐसा ही किया भी। उसने पत्नी को एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया। इतना ही नहीं, वीरेंद्र ने भावना के लिए कार भी खरीदी। उसने सोचा कि शायद उसके व्यवहार से प्रभावित होकर भावना सही रास्ते पर आ जाए और दोनों का शादीशुदा जीवन बिगड़ने से बच जाए। पर भावना पर मोहब्बत का नशा इतना चढ़ चुका था कि उतरने के लिए किसी बड़ी साजिश का इंतजार कर रहा था। 5 जनवरी 2020 की रात 3 बजे आगरा के एसएन अस्पताल में 2 लोग एक व्यक्ति को जख्मी हालत में लाए। उन्होंने बताया कि वे लोग घायल को पहले साकेत कॉलोनी के प्रशांत अस्पताल ले गए थे, लेकिन उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया। तब वे उसे दिल्ली गेट स्थित पुष्पांजलि अस्पताल ले गए, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण उसे एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पूछताछ में पता चला कि वो जख्मी व्यक्ति बीएसएनएल का जेटीओ है। जख्मी का डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो वो मृत पाया गया। पहली दृष्टि में ये मामला हत्या का था, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। थाना शाहगंज के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ये बात उच्च अधिकारियों को भी बता दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक को इमरजेंसी में लाने वाले मृतक के बड़े भाई सुशील वर्मा और उनका बेटा प्रशांत थे। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि वीरेंद्र की मौत चेहरे और छाती पर लगे जख्मों और पसलियों के टूटने से हुई थी। पसलियां किसी भारी चीज से तोड़ी गई ऐसा मालूम हो रहा था। संभवतः हत्या को एक्सीडेंट केस बनाने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट में गला दबाना भी बताया गया था। सुशील ने पुलिस को बताया कि रात को उसकी भाभी भावना का फोन आया कि वीरेंद्र किसी का फोन सुनकर घर से 7,000 रुपए लेकर पैदल ही चले गए। जब वे नहीं लौटे तो उसने उन्हें फोन किया।
लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। भावना ने आगे बताया कि किसी परिचित ने 10,000 रुपए मांगे थे, लेकिन घर में 7,000 रुपए ही थे। सुशील ने बताया कि भावना की बात सुनते ही वो अपने बेटे के साथ भाई को खोजने निकल गया। रात लगभग 3 बजे वीरेंद्र जख्मी हालत में घर से करीब 400 मीटर की दूरी पर डीप इंटर कॉलेज के पास खाली प्लॉट के सामने मिले, जिन्हें वो गाड़ी में डालकर ले आया। पुलिस ने सुशील की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सुशील ने पुलिस को बताया कि वीरेंद्र किसी को पैसे देने के लिए रात को 1 बजे अकेले ही घर से निकले थे, लेकिन मौका वारदात पर पुलिस को कोई पैसा या मोबाइल नहीं मिला था। मृतक की हत्या जिस तरीके से की गई थी, उसे देखकर लूट का मामला तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये बात सुशील के गले भी नहीं उतर रही थी, क्योंकि वीरेंद्र शाम के बाद कभी अकेले घर से नहीं निकलते थे। पुलिस ने फूट फूट कर रो रही भावना से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसने पति को अकेले रात में बाहर निकलने से मना किया था, पर वो नहीं माने और चले गए। भावना के हाव भाव से पुलिस को शंका हो रही थी। मामले की जांच का कार्य एसएसपी बबलू कुमार ने सीओ नम्रता श्रीवास्तव को सौंप दिया। शाहगंज थाने की टीम और सर्विलांस टीम को भी इस केस की जांच में लगाया गया। इसके साथ हत्याकांड के खुलासे में एसपी बोत्रे रोहन, प्रमोद और उनकी टीम भी लग गई। पुलिस ने सबसे पहले मृतक के एक नजदीकी रिश्तेदार से पूछताछ की। उसने बताया कि भावना की कपिल नाम के एक युवक के साथ दोस्ती थी और कपिल का गहरा दोस्त था मनीष। 2 साल पहले कपिल की नौकरी दिल्ली नगर निगम में लग गई थी। वो अपने दोस्त मनीष के साथ किराए के कमरे में रहता है और मनीष का पूरा खर्च उठाता है। अब पुलिस का फोकस अवैध संबंधों पर ठहर गया। पुलिस ने कपिल और मनीष के बारे में जांच करके पता लगाया कि आगरा की पंचशील कॉलोनी में रहने वाला मनीष राम सिंह का बेटा है, जो एक फैक्ट्री में काम करके परिवार पालता है। मनीष का एक छोटा भाई भी है। पुलिस मनीष को दिल्ली से ले आई और उससे पूछताछ शुरू की गई। उधर पुलिस की एक टीम पंचशील कॉलोनी और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही थी, लेकिन कोहरे के कारण किसी सीसीटीवी कैमरे में कोई फोटो नहीं आ पाई थी। पर कॉलोनी के लोगों ने बताया कि 5 जनवरी 2020 की रात में वीरेंद्र के घर के पास एक कार देखी गई थी। वीरेंद्र की फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके फोन की आखिरी लोकेशन कॉलोनी में ही मिली। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारे ने फर्जी नाम पते पर एक सिम ली थी। साजिश को अंजाम देने के लिए उसी सिम से वीरेंद्र को कॉल की गई थी। शक होने पर पुलिस ने भावना को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मनीष और भावना से सख्ती से पूछताछ की तो उनके टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कपिल को भी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पता चला कि अवैध संबंध बनाए रखने और अपनी अपनी खुशियां पाने के लिए उन्होंने हत्या की साजिश 1 महीने पहले रची थी और उसे 4 जनवरी को अंजाम दिया था। अपनी खुशी और सुख पाने के लिए भावना इतनी अंधी हो गई थी कि उसने ये तक नहीं सोचा कि उसके इस कदम के बाद बच्चों का क्या होगा। योजना के मुताबिक 5 जनवरी 2020 को कपिल अपने दोस्त दीपक की कार लेकर मनीष के साथ रात में आगरा पहुंचा। उस समय रात के करीब 12 बज चुके थे। भावना ने अपने घर का बाहरी दरवाजा खुला छोड़ दिया। दोनों अंदर आ गए। उस समय वीरेंद्र सो रहा था। कपिल ने तकिए से उसका मुंह और मनीष ने गला दबाया। भावना ने पति के पैर पकड़ लिए ताकि वो विरोध ना कर सके। जब वीरेंद्र ने छटपटाना बंद कर दिया तो तीनों ने मिलकर उसे कार में डाला और डीप इंटर कॉलेज के पास एक खाली प्लॉट के सामने 4 फुटा रोड पर डाल दिया। इसके बाद कई बार उसके शव पर कार चढ़ाई, जिससे उसकी पसलियां टूट गई। बेशक कातिलों ने हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की, पर पुलिस की सूझबूझ से सारा राज खुल गया। मोहब्बत की मारी भावना का कोई ड्रामा काम नहीं आया। हत्या के बाद कपिल और मनीष दिल्ली आए थे, लेकिन उन दोनों के मोबाइल फोनों की लोकेशन निकलवाई गई तो मनीष के फोन की लोकेशन घटना स्थल पर और फिर दिल्ली की पाई गई। भावना के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो हत्या से पहले उसकी कपिल से बात होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने 48 घंटे में इस हत्याकांड से पर्दा उठा दिया और तीनों आरोपियों भावना, कपिल और मनीष को गिरफ्तार करके 8 जनवरी 2020 को अदालत में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अपने सुख के लिए पति नाम के कांटे को रास्ते से हटाने के लिए भावना ने गहरी चाल चली थी। भावना ने सोचा था कि विधवा हो जाने पर उसे सहानुभूति और प्रॉपर्टी दोनों ही मिलेगी,
अब उसके पास काली अंधी दुनिया के सिवाय कुछ नहीं है। भावना का बेटा 7वीं कक्षा में और बेटी 6वीं कक्षा में पढ़ती है। उन्हें नहीं मालूम कि माँ ने उन्हें अनाथ क्यों किया। एक कातिल माँ की इस कारगुजारी का बच्चों पर क्या असर होगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।